परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे सम्राट की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे जिनका नाम इतिहास में आप जानते हैं गूंजता है, सम्राट अशोक। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे एक तो अशोक नाम का पाठ है और फिर अशोक जीवन, धम्मा और साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन जैसे कुछ और स्टडीज हैं। उनकी मदद से हम अशोक के जीवन, उनके शासन और उनकी जो मशहूर धम्म नीति थी और उनकी विरासत, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिलती है उसे जोड़कर अशोक की एक कह सकते हैं साफ और दिलचस्प तस्वीर पेश करें। हाँ, ये सफर शुरू होता है सिंहासन के लिए उनके स्ट्रगल से। फिर आता है वो कलिंग युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया, उनका बौद्ध धर्म अपनाना, फिर धम्म के सिद्धांतों का फैलाव, उनकी वो पत्थरों पर लिखे संदेश और आखिर में मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं, है ना। हाँ, और अशोक का नाम सुनते ही दो तस्वीरें एकदम दिमाग में आती हैं। एक तरफ चंडाशोक मतलब भयंकर क्रूर, और दूसरी तरफ धम्माशोक यानी करुणा और शांति की मिसाल। यही कॉन्ट्रास्ट है जो उन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन और सिंहासन तक पहुंचने की कहानी से। उनका राज्य मोटे तौर पर 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। हाँ, लेकिन ये रास्ता एकदम सीधा नहीं था। सिंहासन के लिए जबरदस्त खींचतान हुई थी। श्रीलंका के जो इतिहास ग्रंथ हैं जैसे महावंश, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला। 99? ये संख्या थोड़ी ज्यादा नहीं लगती? हाँ बिल्कुल, ये शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन दूसरे स्रोत भी हैं जैसे महाबोधि वंश और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, वो भी भाइयों के बीच गृहयुद्ध और हत्याओं का जिक्र तो करते ही हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि उनके पिता बिंदुसार वो अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। हाँ, चाहते थे, लेकिन अशोक को प्रधानमंत्री राधागुप्त का साथ मिला और वो सम्राट बन गए। बाद में यही राधागुप्त अशोक के प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा। और एक कहानी ये भी है कि एक आजीवक मुनि थे पिंगल वत्स जीव, उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि अशोक ही राजा बनेगा। तो मतलब पहले से तय था, कह सकते हैं, या शायद बाद में जोड़ा गया हो। खैर, ये संघर्ष करीब 4 साल चला, जिसके बाद 269 ईसी पूर्व में अशोक का बाकायदा राज्याभिषेक हुआ। और राजा बनने से पहले भी तो वो उज्जैन के गवर्नर थे, मतलब प्रशासन का अनुभव था उन्हें। हाँ बिल्कुल, अनुभव था। उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी बताया जाता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी थी और वो आजीवक धर्म को मानती थी। अच्छा, अब अशोक के नाम और उपाधियों की बात करें। कई सारे नाम हैं। हाँ, कई नाम और टाइटल हैं। सबसे मशहूर तो देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्यारा, और प्रियदस्सी यानी प्रिय दिखने वाला। ये उपाधियां कहीं बाहर से प्रभावित थीं क्या, जैसे ईरान से? हाँ, ऐसा माना जाता है कि शायद पड़ोसी ईरानी शासक दारा से प्रेरित हों। वैसे देवनाम प्रिय उपाधि उनके पोते दशरथ और श्रीलंकाई राजा तिस्स ने भी इस्तेमाल की है। और अशोक नाम खुद कहाँ मिलता है? वो कुछ ही शिलालेखों में साफ साफ मिलता है, जैसे मास्की, गुर्जरा, निटुर और उदेगोलम। मास्की वो जगह है जहां पहली बार ये नाम पढ़ा गया था। और भाब्रू शिलालेख में उन्हें मगध का राजा कहा गया है। ठीक है, जो सिंहासन में बैठने के बाद उन्होंने साम्राज्य विस्तार पर भी ध्यान दिया होगा। हाँ, दिया। कल्हण की राज तरंगिणी बताती है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया। श्रीनगर? अच्छा। हाँ। और नेपाल भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। वहां अशोक ने ललित पतन और उनकी बेटी चारुमती ने देवपतन नाम के नगर बसाए थे। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो तो कलिंग युद्ध था, है ना? बिल्कुल। राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, इसका जिक्र वो खुद अपने 13वें शिलालेख में करते हैं। और वो युद्ध बहुत भयानक था, कहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि करीब 1 लाख लोग मारे गए। और इसी युद्ध से पहले अशोक चंडाशोक यानी क्रूर अशोक कहलाते थे। इसी युद्ध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल बदल दिया। युद्ध के बाद उन्होंने कलिंग में प्रशासन के लिए 2 केंद्र भी बनाए, एक तोसाली और दूसरा संपा। युद्ध के कारण क्या थे, इस पर अलग अलग मत है। कुछ व्यापारिक वजह बताते हैं, कुछ पुराने राजनीतिक झगड़े, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और कर्नाटक में उनकी मूर्ति भी मिली है। हाँ, कनगनहल्ली में
पत्थर की मूर्ति है जिस पर उनका नाम भी लिखा है। ये एक बहुत अहम पुरातात्विक खोज है। तो कलिंग युद्ध के बाद ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। हाँ, ऐसा लगता है। हालांकि वो ठीक ठीक कैसे और कब बौद्ध बने, इस पर थोड़ी अलग अलग कहानियां हैं। अच्छा, जैसे श्रीलंका के ग्रंथ कहते हैं कि निग्रोध नाम के एक भिक्षु ने उन्हें शुरुआती दीक्षा दी और फिर मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में वो पूरी तरह बौद्ध बन गए। वहीं दिव्यावादान जैसे ग्रंथ कहते हैं कि उपगुप्त नाम के भिक्षु ने उन्हें दीक्षा दी थी। तो थोड़ा मतभेद है स्रोतों में। लेकिन उनके बौद्ध होने के पक्के सबूत तो उनके शिलालेखों में मिलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे मजबूत सबूत है भाब्रू शिलालेख। उसमें अशोक साफ तौर पर बुद्ध, धम्म और संघ यानी त्रिरत्न में अपनी आस्था जताते हैं और 7 बौद्ध ग्रंथों का जिक्र भी करते हैं। और मास्की शिलालेख में? मास्की शिलालेख में वो खुद को बुद्ध शाक्य कहते हैं, यानी बुद्ध का उपासक। तो ये काफी पुख्ता सबूत है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने फिर धर्म यात्राएं भी शुरू की? हाँ, शासन के 10वें साल वो बोधगया गए जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, और 20वें साल वो लुम्बिनी गए जो बुद्ध की जन्मस्थली है। लुम्बिनी यात्रा का जिक्र रुम्मिनदेई शिलालेख में है और वो टैक्स से जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल, वो शिलालेख इसलिए भी खास है क्योंकि उससे मौर्य काल की टैक्स नीति का पता चलता है। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त यानी अबुतली के घोषित कर दिया और जमीन का टैक्स, जिसे भाग कहते थे, वो 16 से घटाकर 18 कर दिया। तो ये दिखाता है कि उनकी धार्मिक आस्था उनके प्रशासनिक फैसलों पर भी असर डाल रही थी। निश्चित रूप से। उन्होंने निगाली सागर जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को भी बड़ा करवाया, 2 गुना करवाया। इसी दौर में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी। हाँ, तीसरी बौद्ध सभा। उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिसा ने की थी और इसी सभा में अभिधम्म पिटक का जो कथावस्तु ग्रंथ है उसकी रचना हुई, जो बौद्ध दर्शन का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं अशोक की शायद सबसे बड़ी देन की, उनका धम्म। ये क्या था असल में? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था जैसा कि आपने पहले कहा। ये असल में अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमों और व्यवहारों का एक कोड ऑफ कंडक्ट था, कह सकते हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसकी प्रेरणा मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के राहुलवाद सूत्र से ली गई लगती है। ये मूल रूप से उपासक यानी गृहस्थ बौद्ध धर्म पर आधारित था, जिसका लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। तो इस धम्म के मूल सिद्धांत क्या थे? अशोक खुद पूछते हैं ना अपने शिलालेखों में, कियम चु धम्म में, यानी धम्म क्या है? हाँ, वो पूछते हैं और फिर जवाब भी देते हैं। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में बताते हैं। अपासीनव यानी कम से कम पाप करना, बहुकयाने यानी ज्यादा से ज्यादा भलाई करना, दया, दान, सच्चाई, सचे और आंतरिक और बाह्य शुद्धि सोचे। और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या था, लोगों को क्या करना था? व्यवहार में इसका मतलब था जीवों को चोट न पहुंचाना, मतलब अहिंसा, माता पिता और बड़ों की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, दोस्तों, रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी सन्यासियों से अच्छा बर्ताव करना, यहाँ तक कि दासों और सेवकों से भी उचित व्यवहार करना। और कुछ चीजें कम करने को भी कहा गया था। हाँ, अल्प व्यय यानी कम खर्च करना और अल्प संग्रह यानी कम जमा करना। और किन चीजों से बचने को कहा गया था, मतलब पाप क्या थे धम्म के अनुसार? हाँ, तीसरे स्तंभ लेख में आसीनव यानी पाप गिनाए हैं, जैसे छंडिये यानी गुस्सा या क्रूरता, निठुल्ये यानी निष्ठुरता, क्रोध, मानो यानी घमंड और इस्सा यानी ईर्ष्या। इन पर काबू पाने को कहा गया। अशोक ने इस धम्म को सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि इसे फैलाने के लिए भी बहुत काम किया है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने राज्याभिषेक के 13वें साल धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए। अच्छा, इनका क्या काम था? इनका काम था धम्म का प्रचार करना और लोगों की भलाई देखना। ये 5वें शिलालेख में लिखा है। फिर दूसरे अधिकारी थे जैसे राजुक और प्रादेशिक, उनको भी हर 5 साल पर दौरे पर जाने को कहा, जिसे अनुसन्यान कहते थे, और धम्म का संदेश देने को कहा। और ये प्रचार सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहा? नहीं, ये विदेशों तक पहुंचा। अशोक ने अलग अलग देशों में धर्मदूत भेजे। जैसे कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे मज्जंतिक को कश्मीर और गांधार भेजा, महारक्षित को यवन देश यानी शायद यूनानी इलाके, सोन और उत्तर को सुवर्ण भूमि जो शायद दक्षिण पूर्व एशिया का कोई हिस्सा था, और सबसे मशहूर अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अच्छा,
महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका गए थे। हाँ, अशोक खुद दावा करते हैं कि उनकी धम्म विजय 600 योजन दूर तक फैली थी। यूनानी भाषा में धम्म के लिए एउसेबिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है धर्मनिष्ठा। इतिहासकार रोमिला थापर का ये भी मानना है कि इस धम्म का एक मकसद इतने बड़े और विविध साम्राज्य को राजनीतिक रूप से एकजुट रखना भी था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अब जरा अशोक के परिवार और उनके बाद के शासकों पर नजर डालें। उनकी रानियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? कई नाम आते हैं रानियों के। हाँ, कई रानियों का जिक्र मिलता है। असंधिमित्रा को मुख्य रानी यानी पटरानी बताया गया है। उनके बाद तिक्षरक्षिता पटरानी बनी, जिनके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कही जाती, जैसे कुणाल को अंधा करवाने का आरोप है उन पर। ओहो। हाँ, कुणाल की माँ पद्मावती थीं। एक रानी है कारुवकी, जिनका नाम इलाहाबाद कौशाम्बी लेख में मिलता है। वो तीवर नाम के बेटे की माँ थी। ये अकेली रानी है जिनका जिक्र शिलालेखों में है। और महेंद्र और संघमित्रा की माँ? उनकी माँ देवी या महादेवी थी, जो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। और संतान बेटे बेटियों में महेंद्र और संघमित्रा तो थे ही, जिनका जिक्र भी हुआ। और हाँ, तीवर का नाम अभिलेख में है। वो एकमात्र बेटे हैं जिनका नाम अभिलेख में है। कुणाल थे, जिनका असली नाम शायद धर्मविवर्धन था। जालौक का जिक्र राज तरंगिणी में है कि वो कश्मीर के शासक बने। एक बेटी चारुमती थी, जिन्होंने नेपाल में देवपत्तन नगर बसाया था। श्रीलंका से तो उनके काफी अच्छे संबंध लगते हैं। हाँ, वहाँ के आजा देवा नामप्रिया तिस्सने उनके समकालीन थे। तिस्सने अपने भतीजे अरिष्ठा को दूत बनाकर अशोक के दरबार में भेजा था, और महेंद्र ने वहां थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के बाद कौन राजा बना? ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा सा। कुछ स्रोत कहते हैं कि कुणाल राजा बने। राज तरंगिनी कहती है कि कश्मीर में जालौक बने। अशोक के पोते दशरथ का भी नाम आता है, जो राजा बने। वो आजीवक धर्म को मानते थे और उन्होंने नागार्जुनी गुफाएं आजीवकों को दान दी थी। एक और पोते संप्रति का भी जिक्र आता है। हाँ, संप्रति। वो दशरथ के बाद शासक बने। वो भी कुणाल के बेटे थे। वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को भी राजधानी बनाया था। और फिर मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ इतनी शानो शौकत के बाद? लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा थे बृहद्रथ। उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। ओ, सेनापति ने मार दिया? हाँ, इस घटना का जिक्र बाणभट्ट के हर्षचरित्र और पुराणों में भी मिलता है। इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बिखरा क्यों? इस पर इतिहासकारों की क्या राय हैं? अलग अलग होंगी शायद। हाँ, बिल्कुल अलग अलग मत है। कई कारण गिनाए जाते हैं। कुछ मानते हैं कि अशोक की जो अहिंसा और शांति की नीति थी, उससे सेना कमजोर हो गई। ये हेमचंद्र राय चौधरी का मत है। अच्छा। डीडी कोसाम्बी आर्थिक संकट को दोष देते हैं। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति, जो शायद ब्राह्मणों को पसंद नहीं आई, वो वजह थी। डीएन झा और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए, वो कमजोर और अयोग्य थे। रोमिला थापर केंद्रीकृत प्रशासन की कमियों और राष्ट्रीय चेतना के अभाव की बात भी करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आरएस शर्मा का एक अलग तर्क है कि मगध की जो उन्नत तकनीक थी, वो धीरे धीरे दूसरे इलाकों में फैल गई, जिससे साम्राज्य का संतुलन बिगड़ गया। और एक और बात, राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम नहीं था, जैसे कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ये भी एक कारण रहा होगा। हाँ, ये सब संभावित कारण है। अब आखिर में बात करते हैं अशोक की सबसे स्थायी विरासत की, उनके शिलालेखों की। ये तो पत्थर पे लिखा हुआ इतिहास है ना? हाँ, बिल्कुल। इनकी भाषा प्राकृत थी। और लिपियां कई थीं। ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि मिलती है, और जो सीमांत इलाके थे, वहां अरामिक और ग्रीक लिपियां भी मिली हैं। उनके 14 बड़े शिलालेख तो बहुत जानकारी देते हैं। क्या हम हर एक को गिनने के बजाय उनमें जो मुख्य बातें या थीम्स उभर कर आती हैं, उन पर नजर डाल सकते हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखिए, इन बड़े शिलालेखों में कुछ मुख्य बातें बार बार आती हैं। एक बड़ा हिस्सा है सामाजिक कल्याण और अच्छे शासन पर। जैसे दूसरे शिलालेख में वो इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाने, दवाइयों के लिए पौधे उगाने, कुएं खुदवाने, छायादार पेड़ लगाने की बात करते हैं। छठी शिलालेख में वो कहते हैं कि प्रजा की खबर
उन तक किसी भी समय पहुंचाई जाए, चाहे वो खाना खा रहे हो या अपने महल में हो। वाह। पहले शिलालेख में पशु बलि कम करने और फिजूल के सामाजिक समारोहों पर रोक लगाने की बात है। और धम्म के सिद्धांतों के बारे में तो बहुत कुछ होगा। हाँ, धम्म के सिद्धांत और व्यवहार पर बहुत जोर है। तीसरे और 9वें शिलालेख में माता पिता, गुरुओं का आदर, दान, अहिंसा, कम खर्च करने जैसी बातें हैं। और 7वें और खासकर 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्भुत संदेश है। धार्मिक सहिष्णुता, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अपने ही धर्म को नुकसान होता है। ये 12वें शिलालेख में बहुत साफ लिखा है। 11वें में वो धम्मदान यानी धम्म के अनुसार जीने को सबसे अच्छा दान बताते हैं। और कलिंग युद्ध का जिक्र, वो तो बहुत अहम है। हाँ, कलिंग युद्ध और अशोक का पछतावा, ये 13वें शिलालेख का मुख्य विषय है। उसमें युद्ध की भयानकता, लाखों लोगों की मौत और तकलीफ का जिक्र है, और अशोक का गहरा दुख और पछतावा उसमें झलकता है। और वहीं वो धम्म विजय को असली विजय बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि असली विजय हथियारों से नहीं, धम्म से होती है। और इसी में वो विदेशी राजाओं जैसे सीरिया के एंटियोकस, मिस्र के टॉलमी, इन तक धम्म पहुंचाने का दावा करते हैं। और हाँ, इसी में वो जंगली जनजातियों, जिन्हें आटविक कहा गया है, उन्हें चेतावनी भी देते हैं। अच्छा, चेतावनी भी? हाँ, कि अगर वो सही रास्ते पर नहीं आए तो। अब क्या इन लेखों से अशोक के निजी विश्वास के बारे में पता चलता है? हाँ, अशोक की निजी आस्था भी झलकती है। जैसे भाब्रू शिलालेख, उसमें वो साफ साफ बुद्ध, धम्म, संघ में अपना विश्वास देताते हैं। मास्की में खुद को बुद्ध शाक्य कहते हैं। और कौशाम्बी लेख में संघ में फूट डालने वालों के लिए सजा का जिक्र है, और रानी कारुवकी और बेटे तीवर का भी जिक्र है। ये तो हुए बड़े शिलालेख। स्तंभ लेखों में भी कुछ खास बातें हैं? हाँ, स्तंभ लेख शायद बाद के हैं। इनमें फिर से धम्म की व्याख्या है। दूसरे लेख में पापों की गिनती है, तीसरे लेख में। चौथे लेख में राजकों यानी न्यायिक अधिकारियों को दी गई स्वतंत्रता का जिक्र है। और इसी में वो मृत्युदंड वाली बात भी है। हाँ, ये दिलचस्प है। चौथे लेख में मृत्युदंड पाए लोगों को 3 दिन की मोहलत देने की बात है। इससे साफ है कि मृत्युदंड खत्म नहीं हुआ था, जैसा कि कई बार मान लिया जाता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, 5वें लेख में उन जानवरों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें मारना मना था, और कैदियों की रिहाई का भी जिक्र है। और 7वां लेख, जो सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ पर मिलता है, उसमें धम्म और लोक कल्याण के कामों का बहुत विस्तृत ब्यौरा है। तो कुल मिलाकर ये शिलालेख सिर्फ राजा के आदेश नहीं है, बल्कि वो उस जमाने के समाज, शासन और अशोक की सोच का एक तरह से आईना है। निश्चित रूप से। आज हमने इन स्रोतों की मदद से सम्राट अशोक की कहानी के कई पहलू देखे। चंडाशोक से धम्माशोक बनने का उनका वो सफर, एक विशाल साम्राज्य का संचालन, धम्म के जरिए नैतिकता लाने की उनकी वो अनोखी कोशिश, और पत्थर पर लिखे उनके वो शब्द जो आज भी हमसे बात करते हैं। हाँ, और ये स्रोत दिखाते हैं कि अशोक कितने जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। बिल्कुल। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक विचारक, एक प्रशासक भी थे, जिन्होंने अपने समय पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। उनके धम्म का असली मतलब क्या था, उसका असर कितना हुआ, ये आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। लेकिन उनके शिलालेख हमें उस युग में सीधे झांकने का एक अनमोल मौका देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कलिंग के भयानक अनुभव के बाद अशोक ने धम्म विजय और अहिंसा पर जबरदस्त जोर दिया, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने न तो मृत्युदंड पूरी तरह खत्म किया, जैसा चौथे स्तंभ लेख से पता चलता है, और न ही विद्रोही जनजातियों को चेतावनी देने से पीछे हटे 13वें शिलालेख में। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो ये विरोधाभास हमें क्या बताता है? क्या ये दिखाता है कि एक शासक के ऊंचे आदर्शों और एक बड़े साम्राज्य को चलाने की जो जमीनी हकीकतें होती हैं, उनके बीच हमेशा एक तनाव रहता है? क्या आदर्श और यथार्थ हमेशा साथ साथ चल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। और ये शासन, हम जानते हैं, एक केंद्रीय राजतंत्र था, राजा ई सबसे ऊपर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, वो अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य पर दिया गया जोर है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। ये कितना आधुनिक विचार लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
ये शायद भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की पहली, आप कह सकते हैं, स्पष्ट झलक थी। हाँ, और इसी सोच पर कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। सप्तांग सिद्धांत, हाँ। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे राजा, फिर अमात्य यानी जो मुख्यमंत्री और अधिकारी होते थे, फिर जनपद मतलब राज्य का क्षेत्र और प्रजा, दुर्ग यानी किला राजधानी, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और न्याय व्यवस्था, और आखिर में मित्र मतलब सहयोगी राज्य। अच्छा, कौटिल्य का मानना था कि ये 7 अंग एक दूसरे पर टिके हैं। राज्य तभी स्थिर रहेगा जब ये सभी मजबूत हों। अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरा राज्य हिल सकता है। और जाहिर है राजा अकेले तो इतना सब नहीं संभाल सकता था। हाँ, कौटिल्य ने यह भी कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता। बिल्कुल। इसीलिए मंत्री परिषद का होना बहुत जरूरी माना गया। और यहाँ भी आप देखेंगी 2 स्तर थे। एक तो बड़ी मंत्री परिषद थी और एक छोटी, ज्यादा भरोसे वाली समिति थी जिसे मंत्रीणः कहा गया। अच्छा, मंत्रीना। जी, और इनके महत्व का अंदाजा आप इनके वेतन से लगा सकती हैं। जहां मंत्री परिषद के सदस्यों को साल के 12,000 पर्ण मिलते थे, हाँ, वहीं ये जो अंतरंग समिति थी मंत्रीना, इनके सदस्यों को मिलते थे 48,000 पर्ण। अरे वाह, 4 गुना। हाँ, और युवराज और सेनापति का वेतन भी इतना ही था, 48,000 पर्ण। जबकि जो सबसे निचले स्तर के कर्मचारी थे, उन्हें सिर्फ 60 पर्ण मिलते थे। ओह, तो ये अंतर तो साफ दिखाता है कि किसकी कितनी अहमियत थी। बिल्कुल, ये पदानुक्रम को एकदम स्पष्ट कर देता है। और एक बात और, अर्थशास्त्र शायद पहला ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए नकद वेतन, कैश सैलरी की बात कही गई है। ये उस जमाने की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम था। हाँ, ये तो है। मतलब वेतन से ही हैसियत पता चल जाती थी। चलिए अब केंद्रीय स्तर पर आते हैं। राजा की मदद के लिए जो सबसे ऊपर के अधिकारी थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें तीर्थ या महामात्य कहा गया है। इनकी संख्या 18 बताई गई है। 18 तीर्थ। जी, और इन 18 में सबसे प्रमुख थे मंत्री, जो प्रधानमंत्री जैसे थे, और पुरोहित, जो मुख्य पुजारी और सलाहकार होते थे। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, उनमें पुरोहित का उतना जिक्र नहीं मिलता जितना चंद्रगुप्त के समय था। शायद समय के साथ भूमिका बदली हो सकता है। और इन बड़े अधिकारियों को चुना कैसे जाता था? कोई खास प्रक्रिया थी? हाँ, बिल्कुल। इनकी नियुक्ति बहुत सावधानी से होती थी। अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण का जिक्र है। ये एक तरह का लॉयल्टी और एबिलिटी टेस्ट था। मतलब उनकी निष्ठा, योग्यता, चरित्र सबको परखा जाता था। उसके बाद ही उन्हें मंत्री जैसे बड़े पद मिलते थे। उपधा परीक्षण, ये तो आज भी कितना जरूरी लगता है। खैर, इन तीर्थों के नीचे कौन काम करते थे? तीर्थों के नीचे थे विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। इनकी संख्या अर्थशास्त्र में 26 बताई गई है। 26 अध्यक्ष? हाँ, ये आज के सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट हेड जैसे थे। हर कोई अपने विभाग का काम देखता था, और इनकी लिस्ट देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि राज्य का नियंत्रण कितनी सारी चीजों पर था। जैसे कुछ उदाहरण देंगी? जरूर। जैसे सीताध्यक्ष था, वो सरकारी खेती की जमीन का प्रमुख था। फिर लक्षणाध्यक्ष, जो टकसाल का इंचार्ज था, सिक्के वगैरह जारी करता था। अच्छा। और फिर एक रूपदर्शक भी था, जिसका काम था उन सिक्कों की क्वालिटी चेक करना कि असली है या नकली। कमाल है, मतलब मुद्रा की जांच के लिए भी अलग अफसर। जी हाँ। फिर गणिकाध्यक्ष था, जो वेश्याओं पर नियंत्रण रखता था। मुद्राध्यक्ष था, जो पासपोर्ट या यात्रा की अनुमति देता था। इसी तरह समाहर्ता था, जो पूरे राज्य से रेवेन्यू कलेक्शन का हेड था। और सनिधाता, जो सरकारी खजाने और भंडार गृह का इंचार्ज था। मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है और दिखाती है कि राज्य हर छोटी बड़ी आर्थिक और सामाजिक गतिविधि में शामिल था। और इन्हीं 18 तीर्थों में एक वो भी था जिसका आपने पहले जिक्र किया था, महामात्यापसर्प। हाँ, महामात्यापसर्प। ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। इस पर हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। तो ये तो हुई केंद्र की व्यवस्था। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ पाटलिपुत्र से तो नहीं चल सकता था। प्रांतों में क्या इंतजाम था? हाँ, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें चक्र कहते थे। अशोक के समय में कलिंग जीतने के बाद मुख्य रूप से 5 प्रांत थे। 5? कौन कौन से? एक था उत्तरापथ, यानी उत्तर पश्चिम का इलाका, राजधानी थी तक्षशिला। फिर दक्षिणापथ, यानी दक्षिण, राजधानी सुवर्णगिरी। पश्चिम में अवंती, राजधानी उज्जैन।
पूर्वी प्रदेश यानी प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, और 5वां जो नया जीता गया था, कलिंग, राजधानी तोसाली। अच्छा, और इन प्रांतों को कौन संभालता था? आमतौर पर राजकुमार या राज परिवार के ही किसी सदस्य को वहां का शासक बनाया जाता था। उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। ठीक है, और प्रांतों के नीचे भी प्रशासन बटा हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन की कई परतें थीं। प्रांतों को बांटा गया था मंडल में, जिनका प्रमुख होता था प्रादेशिक। मंडल का प्रमुख प्रादेशिक? हाँ, फिर मंडल के नीचे होता था आहार या विषय, जिसे हम आज का जिला समझ सकते हैं। इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषयपति? यूनानी लेखक शायद इसी स्तर के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते हैं। शायद वो जमीन और खेती से जुड़े मामले देखता होगा। यानी केंद्र, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला, और नीचे? हाँ, जिले के नीचे भी थे गांवों के समूह, जैसे संग्रहण, जो 10 गांवों का समूह होता था, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक? हाँ, और वो जो 10 गांवों का समूह था, संग्रहण, उसका अधिकारी गोप कहलाता था। ये गोप जो है वो गांवों का सारा हिसाब किताब रखता था, एक तरह से जनगणना जैसा काम भी करता था। अच्छा। गोप के ऊपर शायद स्थानिक होता था। तो ये पूरी संरचना एक पिरामिड की तरह थी, ऊपर से नीचे तक। इससे नियंत्रण रखना और जानकारी पहुंचाना आसान होता था। इस पूरी चेन में कुछ और खास अधिकारी भी थे क्या? हाँ, थे। जिला स्तर पर या उसके आसपास कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जैसे एक थे युक्त, ये रेवेन्यू वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने में मदद करते थे। युक्त? कौटिल्य ने मजाक में इनके बारे में लिखा है कि इनका भ्रष्टाचार पकड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी में तैरती मछली को पानी पीते हुए देखना। अच्छा। फिर थे राजुक, ये सख्त महत्वपूर्ण थे। ये जमीन की नपाई, टैक्स तय करना और गांव का प्रशासन देखते थे। बाद में अशोक ने तो इन्हें न्याय करने की शक्ति भी दे दी थी, कुछ हद तक आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे। हाँ, डीएम जैसे। जी। और प्रादेशिक जो थे वो मंडल लेवल पर सुपरविजन करते थे, आज के कमिश्नर की तरह। ठीक है। फिर सीमा की सुरक्षा के लिए अंतपाल थे, और शहरों वगैरह में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस थी, जिन्हें रक्षिण कहते थे। बाप रे, ये तो सचमुच एक बहुत ही डिटेल्ड और मल्टीलेयर्ड सिस्टम था। अच्छा, अब जरा राजधानी पर आते हैं, पाटलिपुत्र। यूनानी लेखकों ने तो इसकी बड़ी तारीफ की है। हाँ, की है। मेगिस्थनीज ने पाटलिपुत्र, जिसे वो पोलिबोथा कहते हैं, उसका काफी विस्तार से वर्णन किया है। उनके हिसाब से शहर का प्रशासन 30 लोगों का एक बोर्ड देखता था। 30 लोग? जी, जो 6 समितियों में बटा हुआ था, हर समिति में 5 सदस्य। ये बात दिलचस्प है कि मेगिस्थनीज इतना डिटेल में बताते हैं, पर कौटिल्य शहर के प्रशासन पर ज्यादा नहीं लिखते। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये 6 समितियां क्या-क्या काम करती थीं? सबका काम बटा हुआ था। पहली समिति देखती थी इंडस्ट्री और कारीगरों के मामले। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी, उनके रहने, उनकी सुरक्षा, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो उनके अंतिम संस्कार का भी इंतजाम। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करती थी, मतलब एक तरह से सेंसस का काम। जनगणना उस जमाने में? जी। चौथी समिति व्यापार और कॉमर्स को रेगुलेट करती थी, नापतौल की जांच वगैरह। पांचवी समिति देखती थी कि जो तैयार माल बिक रहा है वो ठीक है या नहीं, कोई मिलावट तो नहीं। और छठी समिति सेल्स टैक्स वसूलती थी, जो कीमत का 10वां हिस्सा होता था, 1/10। कमाल है। मेगास्थनीज शहर के मुख्य अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहते हैं। ये व्यवस्था तो काफी हद तक आज की नगर निगम जैसी लग रही है। खासकर ये जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स, ये दिखाता है कि राज्य अपने नागरिकों और इकोनॉमी पर कितनी बारीकी से नजर रखता था। अच्छा, अब न्याय व्यवस्था पर आते हैं। हाँ, मौर्यों की न्याय व्यवस्था भी काफी विकसित थी। सबसे ऊपर तो सम्राट ही था, सर्वोच्च न्यायाधीश। आखिरी अपील उसी के पास जाती थी। ठीक है। लेकिन रोजमर्रा के मामलों के लिए 2 तरह के मुख्य न्यायालय थे, जैसा अर्थशास्त्र में बताया गया है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन, इनमें क्या फर्क था? देखिए, धर्मस्थीय न्यायालय जो थे वो मुख्य रूप से दीवानी मामले देखते थे, मतलब सिविल केसेस, जैसे संपत्ति, शादी, विरासत, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से जुड़े झगड़े। इनके जज धर्मस्था या व्यवहारिक कहलाते थे। ठीक है, ये हुए सिविल कोर्ट्स। हाँ, और दूसरी तरफ थे कंटक शोधन न्यायालय। ये फौजदारी मामले देखते थे, क्रिमिनल केसेस, और ऐसे मामले भी जिनमें राज्य के खिलाफ कोई अपराध हुआ हो, जैसे विद्रोह, डकैती, हत्या या फिर सरकारी अफसरों का भ्रष्टाचार।
अच्छा, यानी ये क्रिमिनल और स्टेट ऑफेंसेस के लिए थे। जी, इनके न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाते थे और वो 3 अमात्यों की मदद से न्याय करते थे। चोरी डकैती जैसे मामलों को एक खास नाम दिया गया था, साहस। साहस और न्याय का आधार क्या होता था? मतलब कानून कैसे तय होता था? कौटिल्य ने न्याय के 4 आधार बताए हैं। पहला धर्म, यानी जो स्थापित धार्मिक और नैतिक नियम है। दूसरा व्यवहार, यानी जो प्रचलित कानून है, सबूत, गवाह वगैरह। तीसरा चरित्र, मतलब स्थानीय रीति रिवाज, परंपराएं। और चौथा राजा शासन, यानी राजा का आदेश या राजकीय कानून। 4 आधार। हाँ, और कौटिल्य इन चारों में राज शासन को, यानी राजा के कानून को सबसे ऊपर मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाकी 3 स्रोतों और राजा के कानून में कोई टकराव हो तो राजा का कानून ही माना जाएगा। ये राज्य की सर्वोच्चता को दिखाता है। राज्य की सर्वोच्चता और राज्य की आंखें और कान, यानी गुप्तचर व्यवस्था, सुना है वो तो बहुत ही जबरदस्त थी मौर्यों की। हाँ, वो मौर्य प्रशासन का एक बहुत ही अहम और शायद सबसे रहस्यमयी पहलू है। उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत फैली हुई थी। अर्थशास्त्र में इन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष? जी, और इनके चीफ को महामात्याप सर्प कहा गया है। ये जासूस पूरे साम्राज्य में फैले होते थे और हर छोटी बड़ी खबर राजा तक पहुंचाते थे। किस किस तरह के जासूस होते थे ये? मुख्य रूप से 2 तरह के थे। एक थे संस्था, जो एक ही जगह पर रहकर संगठित होकर काम करते थे, जैसे किसी मठ में, आश्रम में या किसी वर्कशॉप में। अच्छा, एक जगह टिक कर। हाँ, और दूसरे थे संचारा, जो भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमते रहते थे और जानकारी इकट्ठा करते थे। घूमने वाले जासूस। जी, संस्था के भी कई प्रकार थे, जैसे विद्यार्थी के भेष में कापटिक, सन्यासी के भेष में उदास्थित, किसान के रूप में गृहपतिक, व्यापारी बनकर वैदेहक और तपस्वी के रूप में तापस। अरे वाह, मतलब हर रूप में जासूस। और ये जो घूमने वाले थे संचारा? वो भी कई तरह के थे और बड़े माहिर होते थे, जैसे सत्री, जो ज्योतिष, सम्मोहन जैसी गुप्त विद्याएं जानते थे। तीक्ष्ण, जो बहुत साहसी होते थे, खतरनाक काम करते थे, शायद हत्या वगैरह भी। रसद, जो क्रूर होते थे और जहर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते थे। बाप रे। और हाँ, महिला जासूस भी थीं, जैसे परिव्राजिका, जो सन्यासिनी के भेष में होती थीं, और राजा की अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेंड महिला बॉडीगार्ड्स भी होती थीं। कमाल है। यूनानी लेखक भी इन जासूसों का जिक्र करते हैं ओवरसियर्स या इंस्पेक्टर्स के नाम से। ये सब दिखाता है कि मौर्य राज्य के लिए सूचना कितनी जरूरी थी, कंट्रोल और सुरक्षा के लिए। वाकई एक पूरा जाल बिछा हुआ था। चलिए अब जरा उनकी सैन्य ताकत पर आते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने और बचाने के लिए सेना तो बहुत जरूरी रही होगी। बिल्कुल, और कौटिल्य ने तो ये तक कहा है कि सेना में चारों वर्णों के लोगों को भर्ती करना चाहिए। ये दिखाता है कि सेना की जरूरत सामाजिक नियमों से भी ऊपर थी। हाँ, सेना के वही पारंपरिक 4 अंग थे: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, अश्व, रथ सेना और हाथी सेना। इसे चतुरंग बल कहते थे। चतुरंग बल। राजा की अपनी जो परमानेंट आर्मी थी उसे मौल बल कहा जाता था। मौल बल। और मेगास्थनीज ने भी सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियों का जिक्र किया है। सोचिए, 6 समितियां सिर्फ सेना के लिए। हाँ, ये तो उनके संगठन का पैमाना दिखाता है। कौन कौन सी समितियां थी ये? एक नौसेना के लिए, एक रसद और ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना के लिए अलग अलग। हर समिति में 5 सदस्य थे, यानी कुल 30 लोग सेना का मैनेजमेंट देखते थे। जबरदस्त। और सीमाओं की सुरक्षा और नौसेना? हाँ, सीमा के किलों और इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा अंतपाल नाम के अधिकारी पर था। और नौसेना का जो प्रमुख था उसे नवाध्यक्ष कहते थे। वो जहाजों और नावों के बनने और उनके रख रखाव का काम देखता था। अच्छा। एक यूनानी इतिहासकार हैं जस्टिन, उन्होंने अवश्य चंद्रगुप्त की शुरुआती सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। हो सकता है वो उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों की बात हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म सेना बन गई थी। और एक रोचक बात ये भी है, कुछ विद्वान मानते हैं कि मौर्यों का जो राज चिन्ह था वो मोर था। मौर्य? अच्छा, ये तो उनके नाम मौर्य से भी जुड़ता है। चलिए अब जरा उस समाज को देखते हैं जिस पर यह पूरा प्रशासन लागू था। क्या वर्ण व्यवस्था ही समाज का आधार थी? देखिए, सिद्धांत रूप में तो हाँ, कौटिल्य वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सामाजिक संगठन का आधार मानते हैं।
लेकिन उन्होंने शूद्रों के बारे में कुछ जरूरी बातें कही हैं। जैसे? उन्होंने शूद्रों को आर्य शूद्र कहा, मतलब उन्हें मलेच्छों यानी विदेशियों या अनार्यों से अलग माना, और उन्हें खेती, पशुपालन और व्यापार यानी वार्तालाप का अधिकार दिया। यहाँ तक कि सेना में भर्ती की भी इजाजत दी। तो ये तो उनकी स्थिति में कुछ सुधार दिखाता है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन मेगास्थनीज ने तो समाज को 7 वर्गों में बांटा था, वर्णों में नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के बजाय पेशे के आधार पर 7 क्लास में बांटा। कौन कौन से थे वो? दार्शनिक, किसान, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक यानी जासूस और मंत्री और सलाहकार। और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो ये दिखाता है कि शायद जमीन पर या कम से कम एक बाहरी आदमी की नजर में पेशे वाली पहचान ज्यादा साफ थी। और मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में भी कुछ कहा था, है ना, कि भारत में दास नहीं थे। हाँ, उन्होंने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अब ये पूरी तरह सच तो नहीं था, लेकिन हाँ, शायद भारत में दासों की हालत यूनान के दासों से बेहतर थी। अच्छा, कैसे? कौटिल्य ने 9 तरह के दासों का जिक्र किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी आर्य को, खासकर बच्चों को, दास नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ मलेच्छों या युद्धबंदियों को ही दास बना सकते थे। और दासों को संपत्ति रखने और कुछ हद तक अपनी आजादी खरीदने का भी अधिकार था। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और एक बड़ा बदलाव ये था कि मौर्य काल में दासों को खेती के काम में बड़े पैमाने पर लगाया जाने लगा था। अच्छा, और महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समाज में? अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हुए थे। उन्हें तलाक लेने, मोक्ष और दोबारा शादी करने की इजाजत थी। नियोग प्रथा भी चलती थी। नियोग प्रथा? हाँ, मतलब संतान पाने के लिए पति के भाई वगैरह से संबंध बनाना। और जो ऊंचे वर्ग की औरतें घरों में रहती थी पर्दे में, उन्हें अनिष्कासिनी कहा गया है। अनिष्कासिनी? समाज में वैश्यावृत्ति भी मौजूद थी, जिन्हें रूपा जीवा कहते थे, और उन पर गणिकाध्यक्ष का नियंत्रण रहता था। सती प्रथा का जिक्र अर्थशास्त्र में साफ तौर पर नहीं है, लेकिन हाँ, यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम भारत में इसका जिक्र किया है। चलिए अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। किसी भी साम्राज्य की जान होती है अर्थव्यवस्था। मौर्य अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी थी? मुख्य रूप से 3 चीजें थीं: खेती, पशुपालन और व्यापार। इन तीनों को मिलाकर वार्ता कहा जाता था। और मौर्य काल में ही पहली बार एक बहुत डिटेल्ड और मनोजम राजस्व प्रणाली, रेवेन्यू सिस्टम बना। राज्य का जो फाइनेंशियल ईयर था वो आषाढ़ यानी जुलाई से शुरू होता था। अच्छा। जमीन का मालिक कौन था, राजा या किसान? और टैक्स सिस्टम कैसा था? इस पर थोड़ी अलग अलग राय है। यूनानी लेखक कहते हैं कि सारी जमीन राजा की थी, पर भारतीय स्रोत बताते हैं कि लोगों की अपनी निजी जमीन भी होती थी। तो टैक्स कैसे लगता था? जो सरकारी जमीन थी उससे जो आमदनी होती थी उसे सीता कहते थे। इसका हिसाब किताब सीताध्यक्ष रखता था। और जो लोगों की अपनी जमीन थी उससे उपज का एक हिस्सा, आमतौर पर छठा हिस्सा 16, टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। भाग? हाँ। अशोक के रुमिंदेई शिलालेख में भी बलि और भाग का जिक्र है। बलि शायद कोई धार्मिक टैक्स रहा होगा। क्या और भी टैक्स थे? अरे बहुत सारे। अर्थशास्त्र में तो 21 तरह के टैक्स का जिक्र है। 21 लगता था, जो उपज का 15 से 13 तक हो सकता था। कुछ जमीनें ऐसी भी थीं, अदेव मात्रिक, जो बिना बारिश के भी सिर्फ सिंचाई से अच्छी फसल देती थी। अच्छा। इनके अलावा नकद में भी टैक्स लिया जाता था, जिसे हिरण्य कहते थे। और मुफ्त में काम करवाना यानी बेगार, जिसे विष्ठी कहते थे, वो भी था। यानी राज्य की कमाई के बहुत सारे तरीके थे। क्या अर्थव्यवस्था पर राज्य का बहुत कड़ा नियंत्रण था? हाँ बिल्कुल। नमक बनाने, खानों, जंगलों, शराब बनाने, हथियार बनाने, जहाज बनाने जैसे कई जरूरी सेक्टर पर या तो राज्य का एकाधिकार था, मोनोपोली थी, या फिर बहुत कड़ा कंट्रोल था। सिक्के जारी करने पर भी राज्य का ही नियंत्रण था। सिक्के कौन से चलते थे? मौर्य काल के सिक्के मुख्य रूप से आहत सिक्के थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। चांदी के होते थे कारशापण या पण, सोने के सुवर्ण या निष्क, और तांबे के माशक या काकणी। ठीक है। और व्यापार कैसा था? व्यापार भी खूब होता था, जमीन के रास्ते भी और पानी के रास्ते भी। व्यापारी और कारीगर अपने अपने ग्रुप्स यानी श्रेणियों, गिल्ड्स में संगठित थे। इनके मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। श्रेष्ठी। जहाज बनाना भी एक बड़ी इंडस्ट्री थी, जिस पर राज्य का कंट्रोल था।
बड़े बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर भृगुक्यच यानी आज का भरूच और सोपारा, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंगाल में। कौटिल्यन नदी के रास्ते व्यापार को जमीन के रास्ते से ज्यादा सुरक्षित और सस्ता मानते थे। देश के अंदर व्यापार के बड़े सेंटर थे तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी वगैरह। और सबसे मशहूर चीज क्या थी व्यापार की? सबसे बड़ा उद्योग था सूती कपड़ा बनाना। काशी, बंग, पुंड्र, उत्तरी बंगाल अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस थे। बंग का मलमल तो दुनिया भर में मशहूर था, और चीन से रेशम भी आता था जिसे चीनी पट कहते थे। चीनी पट, अच्छा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत, एक जटिल नौकरशाही वाली व्यवस्था थी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज, यहाँ तक कि लोगों की निजी जिंदगी के भी कई पहलुओं पर बहुत गहरा नियंत्रण था। जी हाँ। इसकी न्याय व्यवस्था, इसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत विकसित थी और सेना भी बहुत विशाल थी। इसने भारत को पहली बार एक राजनीतिक एकता दी और प्रशासन का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसका असर आगे कई सदियों तक रहा। बिल्कुल, ये अपने समय की शायद सबसे ज्यादा संगठित और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। और यही हमें उस आखिरी सवाल पर लाता है सोचने के लिए क्या? कि अर्थशास्त्र में जो ये इतना आदर्श, इतना डिटेल्ड कंट्रोल वाला सिस्टम बताया गया है, क्या वो 100% जमीनी हकीकत थी? इतने बड़े और विविध साम्राज्य में जहां कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट आज जैसा तेज नहीं था, क्या पाटलिपुत्र में बना हर नियम सचमुच दूर दक्षिण या उत्तर पश्चिम के किसी गांव में वैसे ही लागू हो पाता था? ये सोचने वाली बात है। वो जो आदर्श व्यवस्था थी और जो जमीनी हकीकत रही होगी, उसके बीच कितना फासला रहा होगा? एक दिलचस्प सवाल है। निश्चित रूप से। इस बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।